हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर मैं 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूँ। मात्र 25 प्रश्न आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। जीके से रिलेटेड ये प्रश्न है। आप सभी को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि जितने भी लोग नए नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपका 71 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही आप सबकी जो स्पीड रहेगी वो अच्छे से होगी और अच्छे से तैयारी आप लोग की ऐसे ही बनी रहेगी। ठीक है, तो आप सभी का एग्जाम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यकता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं, श्रम, पानी, ज्ञान, ईंधन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें आपकी भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ये सब चीजें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जिसमें से श्रम जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जो कि सबसे ज्यादा योगदान रखता है वो है दोस्तों आपका भूमि, और दूसरा है दोस्तों मेहनत। तो यहाँ पर आपसे पूछा ही जा रहा है कि कौन सा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी सबसे आवश्यक चीज है, तो वो है श्रम दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, पहला तो भूमि होना चाहिए, दूसरा है श्रम। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौते जीएटीटी को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, टैरिफ और ट्रेड पर सामान्य समझौता, यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं WTO। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस हैं और आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो पंजाब है और उत्तर प्रदेश है और तमिलनाडु, ये तीनों ऑप्शन में जो आपका राइट हो जाएगा, किस राज्य के किसान भारत के आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है पंजाब और जो आपका दूसरा वाला है उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु आपका इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं, जो तीसरा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले और दूसरे को बताया है, मतलब पंजाब और उत्तर प्रदेश को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भंडार भारत के खाद्य निगम FCI के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज का भंडार है। बताइए, सामान्य भंडार या अधिमानित भंडार या बफर भंडार या आय। तो बताइए कौन सा भंडार जो है भारत के खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज का भंडार है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वफर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला कुलीन तांत्रिक राज्य, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, हर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है क्या है।
कौशिक आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए तुलना यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को बताया प्रस्तावना, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन आपके दिए गए हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, भारत में 3 तरह के आपात हैं, अनुच्छेद 18 शीर्षक के उन्मूलन के बारे में बताता है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए कि मूलभूत कर्तव्यों को सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पराया जो है प्राचीन भारत में उपज कावा हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता है जिसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों, प्राय जो है प्राचीन भारत में उपज जो कि कावा हिस्सा कर के रूप में जो है निर्धारित किया जाता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं भाग, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप बताना चाहूंगा कि प्राचीन भारत में जो है उत्पाद का छठा भाग जो है वो कर के रूप में लिया जाता है, ठीक है, लिया जाता था। यह जो है भाग या एक हिस्से के रूप में जाना जाता था। तो इसे हम किस रूप में जानते थे, भाग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे। तो मगध, जी हाँ, मगध महाजनपद, जी हाँ, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं तीसरा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है, आप सभी लोग देख सकते हैं पहला और दूसरा, ठीक है, मतलब कि बिंबिसार और अजातशत्रु यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक जो हैं वो बिंबिसार थे और अजातशत्रु थे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिंबिसार ने जो है मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए सक्रिय और विस्तारवादी नीतियों को लागू किया था। और यदि बात की जाए अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु ने जो है विजय और विस्तार की नीतियों का पालन किया था। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिए जिससे कि मतलब जो प्रश्न थोड़े लॉन्ग हैं उनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। वर्ष 1884 में नेटल कांग्रेस, जी हाँ, नेटल कांग्रेस, ध्यान दीजिए इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है दक्षिण अफ्रीका, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाएं, लेकिन देखिए आप सभी को थोड़ा सा अगर स्लो में पढ़ाता हूं तो आप सभी को थोड़ा सा टाइम मिलता है सोचने समझने का। एक माइंड में स्टोरी क्रिएट करिए जिससे कि भूलो ना, ये मतलब रटने वाला काम ना रहे कि रटना है जल्दी जल्दी देख कर भागे फिर बाद में भूल जाए, इससे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, कभी ना कभी मैंने पढ़ाया भी रहता है, ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है कि गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च, जी हाँ 12 मार्च, एक बार मैंने बताया था और डेट आपको मैंने बताया लेकिन आपको सन बताना है यहाँ पे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च को शुरू हुआ था। और यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं सन 1930 ईस्वी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक साथ अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से द्वारा समर्पित था। बताइए, प्राचीन भारत की बात कर रहा है तो प्राचीन भारत में जो है जैन धर्म मुख्य रूप से समर्पित था। तो यहाँ पर किसानों, व्यापारियों, कुम्हारों या कारीगरों, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। व्यापारियों, प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से जो है व्यापारियों पर समर्पित था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि संघ का समूह था। मगध, वज्र, अंग, गंधार। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महावीर जो है ये आपका राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा वज्र, जी हाँ, वर्धमान महावीर
लिच्छवी वंश के राजकुमार थे, जो कि आपके वज्जी संघ के समूह थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन सी ऐसा भारतीय राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत में निम्नलिखित 8 राज्य, वो निम्नलिखित 8 राज्य क्या है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 8 राज्य मैंने नाम लिए, कर्क रेखा इनसे होकर जो है गुजरती है। ठीक है, एक बार आप लोगों मैं फिर से बताना चाहूंगा, आप लोग कॉपी पेन अगर साथ में रखे हैं तो लिखते हुए चलिए। ठीक है, नहीं तो आप लोग फिर से दोबारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कर्क रेखा जो है यहां से होकर गुजरती है, इन राज्यों से होकर गुजरती है। जबकि उत्तर प्रदेश, कुछ लोगों ने शायद ध्यान से सुना होगा, तो मैंने उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो नहीं लिया, इसका मतलब उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और यहाँ पर मुझे उम्मीद है 90% लोग उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए कि कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है केरल, सॉरी, यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों वेम्बनाड झील। जी हाँ, वेम्बनाड झील जो है, और ये झील जो है कहाँ पर पड़ता है? ये झील है केरल में, और इसकी लंबाई आप सभी लोग ध्यान में रखिए, इसकी लंबाई 95.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को ये चीज ध्यान रखना है, 95.6 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, जो कि आपका कहाँ पर है? केरल में है। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा हिमालय के रूप में जाना जाता है? असम, कुमाऊं, पंजाब, कश्मीर तथा हिमाचल। तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा ध्यान से देखिए, कुमाऊं। सतलज तथा काली नदियों के बीच जो है स्थित हिमालय का हिस्सा वो है कुमाऊं नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला है दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को बताया है भागीरथी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव करते नहीं करते हैं? तो ठीक है, सेंस लगाइए, बताने का प्रयास कीजिए, तसल्ली आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्रीम, बहुत लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं, चौथा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हनुमान, आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर काफी सारे लोग बता रहे हैं तटीय क्षेत्र। जी हाँ, तटीय क्षेत्र हनुमान ड्रीम आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व तट आर्थिक गलियारों के प्रथम चरण से कौन से 2 भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? देखिए, खुद आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जो होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से 2 भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, खुलकर यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर, जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017, ये सन आप लोग ध्यान में रखिए, भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी, जी हाँ, ये जो है 2017, वो भी फरवरी के महीने में 800 किलोमीटर, आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है, कितना? 800 किलोमीटर जो है विशाखापट्टनम से चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए जो है ऋण और अनुदान हेतु जो है $375, कितना दोस्तों? $375, वो भी मिलियन में, डॉलर तो है ही लेकिन $375 मिलियन, ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जो है 250, आप सभी लोग देख सकते हैं, 250 नहीं 2500 किलोमीटर जो है लंबे
पूर्वी तट आर्थिक कॉरिडोर के नियोजन कार्यक्रम का प्रथम चरण है। तो आप सभी लोग ये कुछ पॉइंट मैंने बताया, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर अतिचालक जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब कोई चीज आप लोग ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो उसे रटने की जरूरत नहीं है, कभी भी किसी भी कंडीशन में आप रहेंगे वो चीज हमेशा याद रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है। तो दोस्तों यहां पर देखिए चिटकाना आप यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला कम गलनांक यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है। तो कम गलनांक यहां पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होगा। देखिए आपके यहाँ पर दो रास्ते हैं, मतलब चार ऑप्शन है, आपको बताना है लाल बैगनी हरा सफेद। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी को मतलब सफेद को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संदीप आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो सही है उसे बताना है, जो गलत है उसे नहीं बताना है। कोशिश करिए कि सही बताइए। ठीक है, पराग को पराग कोष एंथर से उसी फल के वर्गी वर्तिकाग्र में हस्ताक्षर को कहा जाता है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकेट लगा था, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, वर्तिकाग्र ब्रेकेट में स्टिग्मा लिखा है। तो स्टिग्मा में हस्ताक्षर को कहा जाता है। ध्यान से समझिए यहाँ पर मैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, आयुष हिटलर काफी सारे लोग यहाँ पर देखिए जुड़ चुके हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्वपरागण। जी हाँ, स्वपरागण में जो है एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प मतलब उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और तब जो होता है क्या होता है, परागण होता है। तब क्या होता है, परागण होता है, जिसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। आज की इस क्लास का जो आपका लास्ट प्रश्न है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जीवित जीवों में विरासत को इकाई है। विरासत को इकाई है, कौन सी जीवित जीवों में विरासत को इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहला कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों ने वंशाणु या पैतृक बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, चैनल को भी लोगों से बताएं इसके बारे में। ठीक है, और भी लोग जिससे जुड़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।